Good evening. So this is the first lecture of Indian polity. Okay. So आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, ठीक है, कि हमारी जो इस क्लास में सबसे पहले जो है ये देखेंगे कि क्या क्या हमारा टॉपिक रहेगा, क्या कंटेंट रहेंगी, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पॉलिटी की, कैसे हमारे देश का शासन राज व्यवस्था चलती है, ठीक है। एक जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा पॉलिटी का। उसके बाद हम बात करेंगे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो है आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी उसमें केवल हम इतनी बात करेंगे कि क्या पॉलिटी है, उसका इवोल्यूशन, उसका उद्भव, उसकी प्रक्रिया क्या रही है, कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे सिविलाइज्ड जो एरा है उसमें हम लोग, हमारी जो सरकार है वो किस प्रकार से शासन करती है, किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। तो एक पूरी जो राज व्यवस्था होती है उसका जनरल डिस्कशन की, उसमें कितना टाइम लगा, कितनी प्रोसेस, क्या प्रोसेस रही है, कैसे हमने ये अचीव किया है कि आज का जो मॉडर्न एरा है वो इस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिनेरियो पे बेस है, ठीक है, ताकि जो हमारी जो मेन इशू है कि हमारी पॉपुलेशन यानी कि हमारी जो जनता है, कॉमन पीपल है, उनका डेवलपमेंट हो सके, यानी कि जो अल्टीमेटली एंड है, जो अल्टीमेटली गोल है वो जनता का विकास, और उसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है, कैसे शासन चले, ठीक है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, ताकि एक सुचारू रूप से एक कोडिफाइड मैनर में, जिसमें बहुत सारा हमारा संविधान है, कानून, प्रक्रिया है, उस चीज को फॉलो करते हुए जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारे देश को आगे बढ़ाना, जनता का विकास, देश का विकास, उस चीज को हम अचीव करें। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये देश का विकास आउटपुट है तो हमारी जो पॉलिटी है वो इनपुट है, यानी कि हमारी जो राज व्यवस्था है वो इनपुट है। अगर ये नहीं होंगी, भारत की राज व्यवस्था या फिर देशों में राज व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है, तो हम ये जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटकम्स है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी पॉलिटी, राज व्यवस्था। लेकिन उस चीज को हमें ये समझना पड़ेगा कि इस राज व्यवस्था में आखिर है क्या, किस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हमारी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, हमारी न्यायिक व्यवस्था होती है, ठीक है, ये सब चीजें जो है हमारी एक व्यवस्था, जिसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसके अंदर आती है। और अगर ये व्यवस्था हमारी, जिसको मैंने इनपुट कहा है, अगर ये इनपुट है तभी हम जो है आउटकम्स, हमारी जो आउटपुट है उसको अचीव कर पाएंगे। यानी कि राज्य व्यवस्था जिसमें हमारी प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक सिस्टम है, जिसमें हमारा न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको हम इस व्यवस्था यानी कि राज व्यवस्था में पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु क्या ये राज व्यवस्था जो हमने इस वक्त अचीव की है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो इस एरा में या फिर कुछ सदियों में या कुछ सालों में हमने उसको अचीव किया है? तो इसका आंसर है नहीं। एक पूरी एक व्यवस्था चली आ रही है बहुत प्राचीन समय से, जब कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ तक कि भाषा का ज्ञान नहीं था, ठीक है, उसको लिखने का हमारे पास तरीका नहीं था, लिपि नहीं थी हमारे पास, मनुस्क्रिप्ट नहीं थी, तो तब भी एक व्यवस्था थी जो उस शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया करती थी, ठीक है। तो वही हमारी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, जिस सिस्टम को हमने समय के साथ साथ इवॉल्व किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया है, और वो हमें आज प्रेजेंट टाइम पे मिल रही है एक भारतीय व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि क्या है पॉलिटी। एक बार एक जनरल डेफिनेशन हमें पता चलनी चाहिए कि पॉलिटी आखिर है क्या। तो अगर हम देखते हैं जो पॉलिटी है वो सिंपली
पॉलिटिकल एंटिटी है, यानी कि एक राजनीतिक इकाई है। राजनीतिक इकाई का मतलब हमने देखा कि हमारे पास हमारे भारत में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, ये राज्य है, स्टेट है, प्रोविंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, इन राज्यों में जिले होते हैं, ठीक, डिस्ट्रिक्ट। जिलों के नीचे हमारे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के नीचे विलेजेस होते हैं, यानी कि एक पूरी एक इकाई, राजनीतिक प्रशासनिक इकाई चलती आ रही है। और उसी बेस पे हमारा जो शासन है, हमारा राज्य की जो व्यवस्था है वो चलती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एंटिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल एंटिटी हम सिंपली कह सकते हैं एक राज्य, स्टेट है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि पॉपुलेशन, एक जनता होनी चाहिए, जनता पे शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एक क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है, इनका एक निश्चित क्षेत्र है। यहाँ की जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनका एक लिमिटेड रोल रहता है, एक लिमिटेड टेरिटरी के अंदर, मतलब सीमित क्षेत्र के अंदर। उसके बियॉन्ड ये नहीं जाती हैं, उस सीमा क्षेत्र के बियॉन्ड राज्य सरकारों के जो शक्तियां होती हैं वो कार्य नहीं करती हैं। तो इसलिए एक क्षेत्र, निर्धारित क्षेत्र दिया गया है जिसे हम टेरिटरी कहते हैं, वो बहुत ही इसके लिए आवश्यक होता है। और हमारा सरकार, तो देखते हैं हम डेफिनेशन में, तो ये बताता है कि पॉलिटिकल एंटिटी, जिसकी बात बता दी है कि एक राज्य है, कि पॉलिटी क्या है, काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल एंटिटी मतलब राजनीतिक इकाई, ठीक। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कलेक्टिवली यूनाइटेड, यानी कि एक पॉलिटिक यूनिटी यानी कि एंटिटी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो यूनाइटेड हो, जो संयुक्त हो, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक ग्रुप को फॉर्म करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने देखा है कि समान धर्म वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो अपना एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। समान धर्म, जो सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, सेम कास्ट को फॉलो करने वाले, सेम ज्योग्राफिकल एरिया से आने वाले, ठीक है, सेम हिस्ट्री को शेयर करने वाले, इनके पास क्या होती है, एक यूनाइटेड रहने की एक वजह होती है, यानी कि कॉमन आइडेंटिटी होती है। कॉमन आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन रेस, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया, हिस्ट्री। तो अगर ये सब हम पे हैं, ये सारी व्यवस्था है, मेरे साथ के जो लोग हैं, अगर वो एक प्रकार की सोच रखते हैं, एक प्रकार की कॉमन आइडेंटिटी है उनके पास, तो वो इस ग्रुप को बना सकते हैं, और वो एक क्या कहलाएगी, पॉलिटिकल एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। अब यही बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड बाय सेल्फ रिफ्लेक्टेड फोर्स सच एज आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटी मैं बता रहा था कि कॉमन आइडेंटिटी जो हमें एक करती है, फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस लाती है, वो है जो रेस हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, लिंग्विस्टिक यानी कि जो भाषा है, एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक ज्योग्राफिकल एरिया हो, एक हिस्ट्री हो, तो ये हमारे अंदर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस लाती है, जिसकी वजह से हम एक पॉलिटिकल सिस्टम का भाग हो जाते हैं, ठीक है। एंड आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हायरार्की। इंस्टीट्यूशनल हायरार्की का मतलब हो गया कि संस्थागत पदानुक्रम, यानी कि एक पदानुक्रम होता है, यानी कि देयर इज टॉप लेवल, देन मीडियम लेवल, देन मॉडरेट लेवल एंड देन लोअर लेवल, यानी कि एक ऐसा अनुक्रम होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि ये देख सकते हैं हम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ये एग्जांपल बता रहा हूं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का, पदानुक्रम का, कि कुल, ग्राम, विश्व, जन, ये प्रशासनिक इकाई होती थी वैदिक काल में, जिसमें कुल छोटा होता था, कुल मतलब परिवार जिसका मुखिया कुलप होता था, फिर उससे बड़ा ग्राम होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था, फिर विश्व विषयपति, और फिर उसके बाद जन जिसका हेड जो होता था राजा होता था। यानी कि ये एक क्या है, पदानुक्रम है, जिसमें टॉप लेवल क्या है, जन यानी कि राजा का, और लोअर लेवल किसका है, कुल, परिवार, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी वो कुल होती थी।
यही चीज वो बता रही है कि पॉलिटिकल एंटिटी के लिए जो उसमें लास्ट वर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की यानी कि संस्थागत पदानुक्रम, वो इस चीज को ही बता रही है कि एक हायरार्की बनी है जिसमें टॉप जन, फिर विश्व, फिर ग्राम और फिर कुल है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है, कि कैसे, मतलब एक सीक्वेंस दे देते हैं उसमें एक ऑर्डर पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं, ठीक है, मतलब लोअर से हाईएस्ट लेवल की तरफ, यानी कि जन, राजा, विश्व, विषयपति, ग्राम का ग्रामिक होता है, कुल का कुलप होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसको डाला भी है, और ये फाइन एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे हम एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, ठीक है, कि जैसे कुल जो परिवार, कई परिवार मिलके एक ग्राम बनाते थे, कई ग्राम बनके एक विश्व, जिसे हम जिला भी कहते हैं, वो विषयपति जिसका हेड होता था वो बनाते, और कई विश्व जो है एक राजा के अंदर एक जन, यानी कि बाद में जो जन है वो जनपद कहलाया। तो हम ये करें, मतलब वहां से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो जनपद है वो पहले यानी कि ऋग्वैदिक काल में जन कहलाया करता था, तो जन के अंदर विश्व, विश्व के अंदर ग्राम, ग्राम के अंदर कुल होते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। सिमिलरली ये पॉलिटिकल सिस्टम है, चेंज होता रहेगा, ठीक है। जब आपका ये तो वैदिक सिस्टम है, वैदिक के बाद हम मौर्यन में जाते हैं, मौर्यन में के बाद गुप्ता में जाते हैं, फिर सल्तनत हमारा मेडिवल रीजन आता है, वहां पर चेंज हो जाता है, यानी कि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहा, ठीक है। ये सबसे बेसिक, सबसे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो हमको मिलता है वो यहाँ से, जिसके हमारे पास एविडेंस है, वो ये बताता है कुल, ग्राम, विश्व, जन। और अब अगर हम देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, तो क्या है, सबसे जो छोटी इकाई है हमारे राज्य की प्रशासनिक इकाई, वो गांव है, विलेज है, विलेज के ऊपर तहसील होती है, फिर ब्लॉक होते हैं, फिर आपका जिला होता है, जिला के बाद मंडल है, मंडल के बाद आपका क्या है, प्रांत, प्रांत के बाद राज्य यानी कि देश, राष्ट्र होता है। तो इसमें लगातार चेंज, परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहा है। तो ये आपकी हमारी क्या है, पॉलिटी, मतलब ये आपकी जनरल डेफिनेशन है। एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है जिसमें कलेक्टिवली यूनाइटेड एक लोगों का एक समूह होता है जो एक आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, कॉमन उनकी एक पहचान होती है, ठीक है। वो मोबिलाइज रिसोर्सेस करता है, यानी कि संसाधनों को मोबिलाइज करता है, उनको विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है, और ऑर्गेनाइज बाय सम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हायरार्की, जिसमें कि संस्थागत पदानुक्रम होते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपकी इंडियन पॉलिटी है, ये डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है। इसके बाद देखते हैं कि इवोल्यूशन, यानी कि कैसे हमारी जो पॉलिटी, अभी तो हम प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो हम जिस व्यवस्था का हिस्सा है, उसको मैंने आपको बताया कि वैदिक समाज में वो कैसा था, कुल, ग्राम, विश्व और जन, ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, राजनीतिक इकाइयां थी, ठीक है। तो वो व्यवस्था लाने के लिए हम ये समझते हैं कि पॉलिटी में जो पॉलिटी है उस वक्त की, एंशिएंट टाइम की, वो कैसे काम करती थी, ठीक है। और उसके क्या एविडेंस हमको मिले हैं, कैसे मतलब उस जमाने में, जब इस वक्त पूरा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी है कई देशों से, ठीक है, एक पूरा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला है। उसके बाद कैसे उस वक्त जब ये सब चीजें नहीं थी, कैसे राज्य की व्यवस्था होती थी, कैसे राजा राज्य करता था, कैसे प्रजा पे वो अपने नियम, रूल, रेगुलेशन थोपा करता था। तो वो चीज हमें ये देखनी है कि क्या उस वक्त भी कोई स्ट्रक्चर था ऐसा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल रेगुलेशन क्या थे। तो उसको हम समझते हैं एक बार, बहुत बेसिक से, बहुत ही ज्यादा बेसिक, एंशिएंट टाइम में क्या पॉलिटी रही है, ठीक है। इसलिए हम इस लाइन में यही चर्चा करेंगे कि कैसे एंशिएंट, पुराने समय में पॉलिटी, राज्य व्यवस्था काम किया करती थी, ठीक है। तो पहली लाइन से क्लियर है कि पॉलिटी वाज वेल नोन टू द पीपल इन एंशिएंट इंडिया, ये हम सबको पता है।
क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं या जिसने नहीं भी पढ़ी है लेकिन उसको इतना पता है कि वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, ब्राह्मण, ये सब एक धार्मिक टेक्स्ट थे, धार्मिक बुक थी, धार्मिक ग्रंथ थे, जिन्होंने बहुत कुछ इस प्रकार की संरचना दी समाज को कि जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में काफी ज्यादा अग्रसर थी। यानी कि हमें जो अभी एविडेंस मिलते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, पुराण, हमारे पास जो पुराने हैं 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये जानकारी देते हैं कि प्राचीन काल में भी एक बहुत समग्र राजनीतिक व्यवस्था थी, कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। उस चीज को हम ये किस किस नाम से जानते थे, जो हमारे वेदों में मिलता है, पुराण शास्त्र में मिलता है, तो सबको बहुत कॉमन सा नाम इतना तो पता ही है कि राजधर्म होता था, ठीक है। ये क्या करता था, राजा को गाइड करता था राजधर्म, कि आपको प्रजा पर कैसे शासन करना है, राजस्त्र, ठीक है, दंड नीति, नीतिसार, अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की। उसमें भी हालांकि वो जो अर्थशास्त्र पूरी आपकी पॉलिटी पे बेस नहीं है, लेकिन कॉन्टेम्परेरी सोशल इशू पे फोकस करती है, यानी कि उसमें एक समग्र नीति बनी हुई है, केवल पॉलिटी पे फोकस ना करके उसमें सब कुछ, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था ही हो, ठीक है, वहाँ पॉलिटी हो या विदेश नीति हो, उस सब में वो चर्चा करती है। लेकिन कुछ ना कुछ वो पॉलिटी के बारे में, तब का जो समाज था और तब की जो राज व्यवस्था थी उसके बारे में वो जरूर डिस्कस करती है। नीति शास्त्र का मंदक की है, उसमें भी नीति बताती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है हमारे पास, ये हम पढ़ रहे थे कि जो है इंडियन पॉलिटी, उसके बाद हमारा जो है दंड नीति, अर्थशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में हमारे एंशियंट जो टाइम है, एंशियंट पॉलिटी है, उसके बारे में बताती है, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो जो एक मिनट थोड़ा सा इसमें नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हिस्ट्री है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पॉलिटी, तो आप शायद ध्यान नहीं देंगे तो उस पर ध्यान दें, ठीक है। 3 दिन पॉलिटी की क्लास है, एंड जो क्लास है दैट इज फॉर बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों बोला जाए, मतलब वो पीडीएफ में देगी, वो बेटा इंग्लिश में देगी। तो द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, जैसे वेद है, ब्राह्मण है, जो मैंने आपको बताई दिया है, इवन बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी थे, वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारी एंशियंट टाइम था उसकी राज व्यवस्था के बारे में, जैसे वेद, पुराण, इनमें बहुत, जैसे ऋग्वेद हो गया, इस पे कुछ ना कुछ हिंट दिया गया है, जैसे कि उनमें कुछ धर्म थी, कुछ वर्ड थे, जैसे धर्म, नीति, नीति शास्त्र। इसको आज कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे वो आज भी रेलिवेंस है, हमारी जो एंशियंट रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन है, वो कैसे आज भी रेलिवेंट है, वो ये कुछ वर्ड्स बता रहे हैं। जैसे धर्म है, नीति शास्त्र, इनसे ही आगे चल के एथिक्स बना। एथिक्स हमारा एक सब्जेक्ट भी है, और जब हम ये एंशियंट पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो एथिक्स का भी कुछ पार्ट आने वाला है, वो आगे चल के बताएंगे, ठीक है। सिमिलरली पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र का मतलब पहले ही हमारा एंशियंट इंडिया में दिया गया था। वैसे ही पॉलिटी, राज व्यवस्था, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन,
उसके लिए यूज किए गए हैं राजधर्म, राज्यस्त्र, अर्थशास्त्र, दंड नीति। ये मैं बता चुका हूं पहले। स्टेट टेरिटरी को क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र, मंडल, जनपद, चक्र, वर्ष मतलब भारतवर्ष जैसे है वैसे ही वर्ष का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो बता सकते हैं कि आज का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो एंशियंट टाइम के जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण में जो दिया गया है, यानी कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में दिया गया है, वो रेलिवेंट है आज भी उन सब चीज के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लिटरेचर हैं जिससे हमें पता चला एंशियंट टाइम की पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे वेद, जिनके अंतर्गत हमारी महाभारत आती है, ठीक है, उसमें राजधर्म सेक्शन है, शांति पर्व जो महाभारत के अंतर्गत आता है। तो जब अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद भी होता है, ठीक है, या फिर जो राजा का जो धर्म है उस वक्त, चाहे वो हस्तिनापुर के राजा हो या फिर अंग देश के कर्ण राजा हो, उनके लिए भी राजधर्म को निभाना बहुत जरूरी होता था। वो राजधर्म की बात शांति पर्व और महाभारत का शांति पर्व करता है। सिमिलरली मनुस्मृति सबको पता है, हिंदू लॉ बुक है, यानी कि हिंदुओं की कानून की जो एक किताब है वो मनुस्मृति है। उसमें बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कठोर रूल बने हुए हैं कि कैसे सामाजिक व्यवस्था भी बता रखी है, राज व्यवस्था भी बता रखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, चाणक्य की, उसमें सब कुछ बता रखा है कि कैसे प्रिंस जो राजा थे उनकी क्या क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, ठीक है, उनकी क्या ड्यूटीज हुआ करती थी, कैसे वो आर्मी को, कैसे आपदा को, राजकोष को, आर्मी मतलब सेना, आपदा और राजकोष को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो वो सब अर्थशास्त्र में डिफाइन है। फॉरेन पॉलिसी, चाणक्य नीति, आजकल लोग कहते हैं कि भारत की विदेश नीति इतनी पॉपुलर है, तो एक उनको कॉइन किया जाता है, उस टर्म के लिए कॉइन किया जाता है कि चाणक्य नीति, क्योंकि चाणक्य की नीति बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट थी, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थी। ठीक है, और आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर रही है, अर्थशास्त्र को। ठीक, क्रिमिनल एंड क्रिमिनल लॉ, फाइन्स, हमने देखा कि फाइन्स एक स्पेशलिटी थी मॉडर्न टाइम की, कि फाइन्स एंड पनिशमेंट दिया जाता था अगर जो ऑफिसर होते थे वो करप्शन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम रहे हैं हमारे कि कैसे गवर्नमेंट एंशियंट टाइम पे जो सरकारें थी, जो राज व्यवस्था थी, वो काम किया करती थी। पहला मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजशाही, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, ट्राइबल मतलब जनजातीय व्यवस्था भी रही है। ठीक है, अगर हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो सबको पता है कि वैशाली राज्य का लिच्छवी जो था फर्स्ट रिपब्लिक स्टेट था इंडिया में नहीं वर्ल्ड में था, और कितने पुराने टाइम पे था। तो आज का जो रिपब्लिक है, जो हम जहां हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, वो पुराने टाइम पे ही एंशियंट में जब 16 महाजनपद, 16 ग्रेट जो स्टेट थे, ग्रेट जनपद थे, उनमें से लिच्छवी यानी कि जो वैशाली राज्य का एक प्रोविंस था, उसमें जो है एक रिपब्लिक स्टेट था। वो एक रिपब्लिक स्टेट है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि राजशाही, कि राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन तब लिच्छवी जो कि वैशाली राज्य में है, वहां एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था थी उस जमाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे भारत के लिए कि हमने दुनिया को बताया कि व्हाट इज रिपब्लिक, है ना। तो यही चीज लिखी है। मोनार्की में बता ही दिया कि राजशाही होती है, और वहां क्या होता है कि एक सिंगल रूलर होता है, राजा ही होता है, जो सब कुछ उसमें राजा ही होता है, सब चीजें जो होती हैं राजा के विमर्श से ही होती हैं। मतलब अंतिम अधिकार लेने का जो अधिकारी था वो राजा था, और राजा के बेस पे ही वहां काम होता है। यानी कि मोनार्की जो होती है वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग है। डेमोक्रेसी बहुत बात का कॉन्सेप्ट है, तो उस जाहिर सी बात है उस वक्त नहीं होगा, इसीलिए वहां पे मोनार्की थी। ठीक है,
तो क्या हमारे पास एग्जाम्पल है? हाँ, मौर्यन और गुप्ता जो एम्पायर थे वो मोनार्की थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने सुना है। थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री का भी टच है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी भी है। आखिर हमारी इतनी अच्छी हिस्ट्री रही है, हमारे देश का इतिहास है, गौरवमय इतिहास रहा है। तो फिर आता है रिपब्लिक्स की। रिपब्लिक्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि रिपब्लिक क्या था, वैशाली राज्य का लिच्छवी जो गण राज्य था, वो हमारा क्या था, गणतांत्रिक राज्य था, गण राज्य था। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, वो क्या है आपका, इलेक्टेड होता है। यानी कि जो मुखिया होता है, प्रमुख, राज्य का प्रमुख क्या होता है, उसका चुनाव होता है। तो ये अपने आप में एक